पुरअमन एहतजाज पर फौज को इस्तेमाल करना सोचा समझा मंसूबा था। आसिम मुनीर, शहबाज और जरदारी माफिया की जानिब से मोहसिन नकवी की क़यादत में पीटीआई के पुरअमन एहतजाज पर फौज के जरिए गोलियां बरसाना, सैकड़ों अफराद को शहीद और जख्मी करना पाकिस्तान को तोड़ने के जारी मंसूबे का सिलसिलेवार हिस्सा है। नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज इतवार का दिन है, 1 दिसंबर है और इस वक्त सिडनी की घड़ियों में 11:41 हुए हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस सानहे से हम गुजर रहे हैं, सारी दुनिया की नज़रें उस पर हैं। पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में हो या दुनिया में है, वो उदास हैं, मायूस हैं, खौफजदा हैं और सोच रहे हैं कि आखिर इस इबरतनाक, अजियतनाक जो वाक़या हुआ है, जिसमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कितने लोग इसमें शहीद हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। और इस सफाकी से पाकिस्तान की आर्मी ने, पैरामिलिट्री फोर्स जिसे रेंजर्स भी कहते हैं, और पुलिस और खुद स्नैपर्स के ज़रिए, स्पेशल स्क्वाड के ज़रिए जो गोलियां चलाई हैं सीधी, उसकी खबरें सारी दुनिया की हेडलाइनें हैं। सारी दुनिया के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे, यूएनओ और दुनिया के हर जगह से ये आवाज़ें आ रही हैं कि ये क्यों किया गया है पाकिस्तान में। मैं इस पर तो बात नहीं करूँगा कि वाक़या क्यों हुआ, क्योंकि आप तक पहुँच गया है। आप बहुत सारे व्लॉगर्स ने ये आपको तफ़सील दी है, इंटरनेशनल न्यूज़ भी आ रही है। मैं अपनी यंग जनरेशन को और पाकिस्तानियों को उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो मैं पिछले 3 साल से ज़्यादा अरसे से ये बताता रहा हूँ। मेरे ये व्लॉग जो होता है, ये एक पैगाम होता है। मैं उन चीज़ों पे तबसरा करता हूँ जो मैं अपनी तहकीक और एनालिसिस के ज़रिए आपके सामने पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ अपनी ज़ात से कि शायद बहुत से लोगों को अभी तक इसका पता नहीं है। एक पस मंज़र है नाज़रीन, जिसकी सिलसिलेवार कड़ी की एक ये तस्वीर है, एक ये हादसा है, ये अज़रतनाक एक जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें लोगों को मारा गया है। ये अचानक नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं हुआ कि जब वहाँ से केपीके से एक पुरअमन लाखों की तादाद का एक एहतजाज करने के लिए लोग आ रहे थे इस्लामाबाद में, चाहे वो डी चौक में आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, इससे कोई गर्ज नहीं है। वो इस्लामाबाद की तरफ मूव हो रहे थे, तो फिर क्यों आर्मी ने मौजूदा हुकूमत के ऑर्डर पे, या आर्मी ने प्लान किया था? क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है वो तो डमी हुकूमत है। उसके पीछे तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आईएसआई, ये हुकूमत चल कर रही है। तो क्या ये अचानक किया गया? बिल्कुल नहीं। मेरी एनालिसिस ये है कि एक सोचा समझा मंसूबा है जो 1947 से चल रहा है। मैं इस पर 3 साल से ज़्यादा बल्कि हो गया जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। इमरान खान ने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है। मैं हमेशा उन चीज़ों पे आपको बताता हूँ जो जिससे कड़ियाँ मिलती हैं, और ये वो एक सिलसिलेवार कड़ी चल रही है पाकिस्तान की तोड़ने की। चाहे वो 71 में पाकिस्तान का 2 लख्त हुआ हो या उससे पहले जो हरकतें हुई हो। आज मैं मुख्तसर सा खुलासा पेश करूँगा, तो जिसका मकसद ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये कोई अचानक नहीं हुआ। ये एक पार्ट ऑफ प्लान है। मैंने कुछ साल पहले जिसको मैं कई दफ़ा अपने व्लॉग या मैसेज में बता चुका हूँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, वो एक इंटरव्यू की झलकियां थी जो फॉर्मर सीआईए का, अमेरिका का एक एजेंट था, उसका इंटरव्यू था अमेरिका की किसी टीवी के ऊपर। और उससे जब सवाल किया गया, मैं खुलासा करता हूं, तो उसने कहा कि जो चाइना के रेफरेंस में सवाल था, कि उसने कहा कि ये जो खित्ता है साउथ एशिया का, यहाँ हमने अपना कंट्रोल करना है और हमारे वहाँ पर अलायंस हैं, वो हमारे हुक्म पर चलते हैं। तो जब उससे पूछा गया कि कौन है, उसने कहा कि वो पाकिस्तान है, और हमने मंसूबाबंदी कर रखी है, उस पर काम हो रहा है, और ये 2-3 साल में ये हो जाएगा। और वो काम ये है कि हमने पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना है मजीद, और अब उसके हम 3 टुकड़े करें या 4 टुकड़े करें, लेकिन हमने हमने जो उनका नॉर्दर्न इलाका है जिसे केपीके कहते हैं, उसमें और बलूचिस्तान में अपने फौजी अड्डे लगाने, ताकि हम चाइना को ब्लॉक कर सकें और ताकि हम रशिया पर नजर रख सकें। तो ये हमारे लिए जो है ज्योग्राफिकली बहुत अहम एक हिस्सा है, जो हम उसको हम इसी तौर ख़त्म कर सकते हैं कि पहले तो हम इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, और पाकिस्तान में जो फ़ौज है वो हमारा हुक्म पे चलती है, क्योंकि हम उन पे पैसे खर्च करते हैं।
हम उनको असला देते हैं और हमें ज़रूरी है तो हम जैसा कहेंगे वो करेंगे। और हमारा मंसूबा ये है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाएगा, वैसे ही हालात क्रिएट करे जाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम खुद आज़ादी मांगना शुरू कर दें। तो पहले हिस्से में केपीके को अलग किया जाएगा, जिसमें बलूचिस्तान को अलग किया जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ पर अड्डे कायम किए जाएंगे। और ये सारा काम पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, जिनको हम पालते हैं, जिनको हम पैसे खर्च करते हैं, वो करेगी। और जब ये सवाल हुआ कि फिर पाकिस्तान जो है वो छोटा करना पड़ेगा हमें, बहुत बड़ी आबादी है, इसका साइज खत्म करना पड़ेगा, इसकी ताकत खत्म करनी पड़ेगी, और उसका आसान तरीका ये है कि पाकिस्तान शुड बी कन्फाइंड इन पंजाब ओनली। पंजाब को सिर्फ जो है वो पाकिस्तान रहेगा और उसको भारत के असर के अंदर उसको दिया जाएगा, और जैसे दूसरे भूटान, नेपाल, इस तरह के कंट्रीज हैं, और फिर जैसा हम चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन हमारा जो गिरफ्त होगी वो नॉर्दर्न इलाके में होगी, अफगानिस्तान, केपीके, बलूचिस्तान, इस एरिया में। और जिस तरह से ओमान में हमारे अड्डे हैं, इस तरह से हम अड्डे लगा जाएंगे। ये 3-4 साल पहले की बात है, जो ये मैंने खुद मैंने ये सुना। उसके बाद से मैंने और रिसर्च शुरू की, और मैं ये बताता जा रहा हूँ अपने जो वीलॉग्स है 3 साल से, जो लोग मुझे सुनते हैं वो ये बताएंगे कि हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा हो रहा है, उस पर अमल हो गया है, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा है। इमरान खान ने जब आकर ये इक़्तिदार संभाला और उसने देखा, तो वो इस अज़्म के साथ आया कि जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान बनाया था, हमें वो लाना पड़ेगा और हमें मुकाबला करना पड़ेगा। इमरान खान ने एक बहुत बड़े जो एक माफिया है, जिसका ताल्लुक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से है, उसको ललकारा, और उसको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है उसका साथ देगी, और हम पाकिस्तान के निज़ाम को बदलेंगे और उसको उस शक्ल में लाएंगे जिस शक्ल में नजरिया पाकिस्तान था, पाकिस्तान का मकसद था, पाकिस्तान को एक इस्लामी सोशल फलाई रियासत बनाना था, हम उस तरह बनाएंगे। ये एक इतना बड़ा चैलेंज था कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, लेकिन इमरान खान को इस पर पूरा एतमाद था कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल आएगी, उनको एजुकेट करेंगे, उनको हम बेदार करेंगे, उनको अवेयरनेस पैदा करेंगे, और इमरान खान ने इस मामले में कामयाबी हासिल की। आज जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, खास करके नौजवानों को इसका इल्म है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो जब ये चीजें हो रही होती है तो उस पर वो जहन में नहीं रहता कि ये दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान। अब अगर आप पाकिस्तान की, मेरे वीलॉग अक्सर बड़े हो जाते हैं, उसकी वजह यह है कि मैं आपको एनालिसिस करता हूँ। मैं एक जो रिवायती वीलॉग नहीं करता हूँ, आपको ये नहीं बताता हूँ कि अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। वो तो बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी जांफशानी से आपको ये खबरें देते हैं, वीलॉगर जो है सोशल मीडिया पर जो बैठे हुए हैं, यूट्यूबर। मेरी एनालिसिस होती है, जो मैं ज्यादातर तो मेरा फोकस प्रिंट मीडिया से है, मैं आर्टिकल लिखता हूँ, और फिर मैंने ये अब जब से ये सिलसिला शुरू हुआ सोशल मीडिया का, तो मैंने इस पर भी शुरू किया है। अब सिलसिला ये है कि मैं जल्दी जल्दी ये चीजें समेटता हूँ, और आप फिर इस पर तहकीक करें, गूगल पे जाएं और देखें कि ये आज क्यों हो रहा है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक मंसूबे का हिस्सा है। मैं आपको जल्द हिस्सों में जल्दी बताता हूँ। देखें, मैं पिछले व्लॉग में भी कहा, पिछले 3-4 व्लॉग में कह चुका हूँ कि एक पाकिस्तान जब बन रहा था, और उसके बाद एक मुफाद परस्त टोला था जो मुस्लिम लीग में शामिल हुआ, और वो टोले का ताल्लुक जो है वो मगरबी पाकिस्तान से था। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान भी था, और मगरबी पाकिस्तान, 2 टुकड़ों में पाकिस्तान बना। और ये एक अलग बहस है कि जिस जगह और पाकिस्तान बनना था, जैसे भोपाल है या जूनागढ़ है, स्टेट्स हैं जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, वो नहीं बनाए गए। और फिर जिस जिस हिस्सों में बना, तो एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। तो मशरकी पाकिस्तान से मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई 1906 में, 1906 में। उसको बनाने वाले बंगाल के मुसलमान मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, ये नवाब थे, इन्होंने रखी। और फिर इनको एक लीडर चाहिए था जो पाकिस्तान का मुकदमा, बल्कि पाकिस्तान के मुकदमे की उस वक्त बात नहीं थी, बात ये थी कि किस तरह से जब यहाँ से अंग्रेज, ब्रिटिशर जो जो कब्जा किए हुए हैं, ये जब वापस जाएंगे तो फिर हम किस तरह से मुसलमानों के जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है पाकिस्तान, हिंदुस्तान में अराउंड 15 से 20 करोड़ उस वक्त थे, 10 करोड़ के करीब, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर, उनकी जो
बुनियादी हुकूक हैं उनको किस तरह से सिक्योर किया जाए, जो मुसलमानों के मजहबी राइट्स हैं, उनके सोशल राइट्स हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योर करें। ये जद्दोजहद शुरू की गई और उसके लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त बॉम्बे में या बॉम्बे में उस वक्त वो प्रैक्टिसर लॉयर थे, बैरिस्टर थे और कांग्रेस में वो थे खुद। उनसे बात की गई और उसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये महसूस किया कि जो वो चाहते हैं कांग्रेस के अंदर एज ए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, उनकी बात को आनाकानी की जाती है, टाली जाती है और वो खुद भी डबल माइंडेड थे कि ये किस तरह हो रहा है ये। और उसके साथ ही फिर जब मुस्लिम लीग जिन्होंने बनाई थी बंगालियों ने, उनके जो नवाब थे उन्होंने बनाई थी, पैसे वाले लोग थे, बहुत अमीर तरीन लोग थे, उन्होंने बनाई थी। उन्होंने जब कहा कि आप हमारे साथ आए, हमें आप जैसा एक पॉलिटिशियन चाहिए जो कानून को भी समझता हो और हमें ये जंग लड़नी है, हमने अपने हुकूक चाहिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं कि जब अगर यहाँ से अंग्रेज चले गए हिंदुस्तान से तो फिर हम मेजोरिटी में तो है नहीं, यहाँ पर 70-80% हिंदू हैं, तो हमारे राइट्स का क्या होगा। और खैर बहरहाल शॉर्ट स्टोरी ये है कि कायदिज़्म की जो मूवमेंट शुरू हुई और वो मूवमेंट थी कि किस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उनके बेसिक राइट्स, इस्लामिक एंड सोशल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योर किया जाए। ये जद्दोजहद चलती रही और फिर जब आनाकानी हुई, डिले हुई, कांग्रेस ने डिले टैक्टिक्स शुरू की हुई थी और उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस को भी, लीडरों को ये अंदाजा था कि ये गोरे अब जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा इसको डिले करो, जब चले जाएंगे तो फिर तो हमारी हुकूमत होगी, हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, हम इलेक्शन कराएंगे, हमेशा हुकूमत जो है वो हमारी होगी, यानी कि हिंदू मेजोरिटी की होगी, जो आज हिंदुस्तान में बीजेपी की सूरत में नजर आ रहा है। तो जब ये डिले होता रहा तो 1932 के तक पहुंच गए, जब 34 तक, तो फिर कायदे आजम ने ये देखा कि ये देने वाले नहीं है, तो फिर पाकिस्तान का नारा लगाया और सारे जो मुसलमान लीडर थे जो पाकिस्तान का बनाना चाहते थे वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुस्लिम लीग की जद्दोजहद चली। और फिर अंग्रेजों ने बहुत डंडी मारी, लेकिन उस वक्त मकसद ये था, उस वक्त के हालात को देखते हुए, कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को हम कायम कर लें, पाकिस्तान बना लें, अगर थोड़ी बहुत इसमें कमी बेशी होती है तो हम बाद में ले लेंगे, लेकिन बनाना जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान बन गया 1947 में। और जैसे मैंने कहा कि उसमें बंगालियों की जाहिर है बुनियाद तो उन्होंने रखी थी, और लेकिन वो पॉलिटिकल माइंडेड थे, प्रोग्रेसिव थे और पूरे समझ वो जानते थे कि क्यों कर रहे हैं ये काम। कायद-ए-आज़म को आगे रखा गया, कायद-ए-आज़म ने फिर लियाकत अली खान को लेकर आए हिंदुस्तान से लीडरों को, और फिर यूं पाकिस्तान की करारदाद जो है वो 1940 में मंजूर की गई और फिर पाकिस्तान की तहरीक चली। लियाकत अल्लामा इकबाल ने भी मुस्लिम लीग ज्वाइन की। अल्लामा इकबाल कायद-ए-आज़म से उम्र में छोटे थे, और अल्लामा इकबाल का इंतकाल करारदाद पाकिस्तान से पहले हो गया 1938 में। करारदाद पाकिस्तान की बनी 1940 में, तो उस वक्त अल्लामा इकबाल जिंदा नहीं थे, वो वफात पा चुके थे। करारदाद पास हुई और फिर वहाँ कुछ चीजें ऐसी थी जो जो बंगाली, जो मेजोरिटी में वहाँ पॉलिटिशियंस थे, वो उनको वो एग्री नहीं कर रहे थे उससे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा फोकस इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है, ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हम तय कर लेंगे। जब पाकिस्तान बना तो अंग्रेजों ने बहुत सारे मामलात में डंडी मारी कायद-ए-आज़म को और उनकी टीम को, बनियान पाकिस्तान को। वो हिस्से, वो मराहत, वो अपॉर्चुनिटीज, वो इंसाफ नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे, और कई मामलात में पाकिस्तान को वो चीज़ें नहीं मिली। मिसाल के तौर पर बहुत सारे और इलाके पाकिस्तान में आने थे, वो नहीं आए। जो ये डीएमबार्केशन हुई, जिस तरह से बंटवारा हुआ पंजाब का, जिस तरह से और इलाकों का, वो भी उस पे एग्री नहीं थे, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे थे कि वो अंग्रेज जो है वो जाना चाहते थे। तो ये डिसाइड किया गया कि हम पाकिस्तान तो कायम कर लें और फिर हम अपने मुल्क को चलाएँगे और हम एक ताकतवर मुल्क बनाएँगे, और फिर हम उस मुल्क के ज़रिए, पाकिस्तान के ज़रिए, जो मुस्लिम उम्मा मुमलिकत जो पाकिस्तान है, वो मुस्लिम उम्मा का तर्जुमान होगा, और हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह जाएँगे, उसकी भी तर्जुमानी हम करेंगे। और जब हम एक ताकतवर मुल्क होंगे, तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए हैं, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता, कोई तासुब नहीं कर सकता। ये एक फ़लसफ़ा था, ये एक नज़रिया था जो 1947 में
उस पर काम किया गया और उस नजरिए के तहत पाकिस्तान 1947 में बना। अब मैं बार बार ये बात कर चुका हूं कि जब ये पाकिस्तान बना तो उसके बाद अंग्रेज ने बहुत चालाकी की थी। उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान की फौज जो है वो आपके पास तो है नहीं, हिंदुस्तान का तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर है आर्मी का जो हमने बनाया है, तो वो तो हिंदुस्तान के पास चला जाएगा, तो हम आपके आर्मी को एस्टेब्लिश करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको हम मदद करेंगे पूरी तरह से। और इस पे एग्री किया गया उस वक्त, क्योंकि हालात ऐसी थे। और फिर पाकिस्तान की फौज की तश्कील दी गई और पाकिस्तान का जो पहला आर्मी चीफ था वो एक ऑस्ट्रेलियन था जो बरतानिया ने अपॉइंट किया था, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया में बरतानिया की हुकूमत थी। आज भी गवर्नर जनरल जो है वो हुकूमत बरतानिया से आता है अपॉइंट होकर। तो ऑस्ट्रेलियन वो एक जनरल था जिसको बनाया गया पाकिस्तान का चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ आर्मी चीफ बनाया गया। और मैंने पिछले अपने वीलॉग में उसका नाम भी बताया आपको, उसका बताया भी है कि वो कितने अरसे रहा। मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ ये बात, ये क्योंकि ये जहन में रखें, ये कड़ियां हैं। देखें, पाकिस्तान का पहला जो आर्मी चीफ था वो था फ्रैंक मेजरवी। फ्रैंक मेजरवी था, ऑस्ट्रेलिया से इसको बुला लेकर गया है, इसको चीफ बनाया, 2 साल रहा। उसके बाद में दूसरा आया, वो था सर डगलस डेविड ग्रेसी। ये भी फिर चीफ बना, अंग्रेज था पाकिस्तान आर्मी का। और उस वक्त जो है वो ये जाहिर है कि पाकिस्तान में बतौर बतौर अंग्रेजों के कि आपके पास कोई ऐसा जनरल नहीं है जिसको कि आर्मी चीफ बनाया जाए। फिर अयूब खान को तैयार किया गया, वो उस वक्त जूनियर ऑफिसर था, उसको ट्रेनिंग दी गई 2 साल की। वो इंग्लैंड में रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में, वहां से वापस आया, उसको मेजर के ओहदे पे लाया गया। 1951 में अयूब खान को आर्मी का चीफ बनाया गया, क्योंकि जो कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी भी डिमांड थी, पाकिस्तान की डिमांड थी कि भाई आप जल्द से जल्द हमें हमारा पाकिस्तानी जनरल दें, हमारा अपना होना चाहिए चीफ, ताकि अपने फैसले करें। तो अयूब खान को जनरल बनाया गया, आर्मी चीफ बनाया गया, लेकिन शर्त ये लगाई गई कि अयूब खान को हम बनाएंगे, लेकिन जो आपका वजीर दिफा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, सिविलियन हुकूमत थी, इलेक्शन नहीं हुए थे, लेकिन हुकूमत तो कायम हो गई थी, असेंबली कायम हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई थी, आइन पे काम हो रहा था, 12 नुकात का जो रेजोल्यूशन था उस पर काम हो रहा था। तो उस पर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने एतराज़ किया कि भाई ये कैसे हो सकता है, वो तो काबीना में बैठे हैं, तो कहने कि ये हमारा शर्त है। फिर वो एग्री किया गया, जो बंगाली लीडरशिप थी उन्होंने एग्री नहीं किया गया, उनकी बात रद्द की गई। और बहरहाल अयूब खान पाकिस्तान का पहला पाकिस्तानी 1951 में आर्मी का चीफ बना, और साथ ही साथ वो वजीर दिफा भी बना जो काबीना में बैठता था। तो जो भी आर्मी से रिलेटेड ये फॉरेन अफेयर्स के डिसीजन होते थे वो अयूब खान की उसमें चलती थी, और अयूब खान का जो लिंक था वो बरतानिया के साथ था, तो वही पॉलिसी बनाई गई। फिर लियाकत अली खान ने ये ऐलान किया एज ए पॉलिसी जब बनाई पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा, हम किसी सुपर पावर के साथ में कोई इत्तेहाद कायम नहीं करेंगे, उनके ब्लॉक में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत होगा जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की तर्जुमानी करेगा, और दुनिया में कहीं पर भी किसी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम होगी वो पाकिस्तान आके शेल्टर हासिल कर सकता है। ये एक आइडियोलॉजी थी, ये एक आइडिया था। लियाकत अली खान ने अमेरिका का दौरा किया और वहां उन्होंने ये बयान दिया कि जब ये पूछा गया कि भाई आप अमेरिकन ब्लॉक में आएंगे, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हम आज़ाद रहेंगे, और पाकिस्तान ना अमेरिका के ब्लॉक में जाएगा और ना रशिया के ब्लॉक में। हम एक आज़ाद पॉलिसी बनाएंगे, हम दुनिया के मुसलमानों की तर्जुमानी करेंगे, पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी, और यही हमारी पॉलिसी है। उसके बाद में वापस आके उनका प्रोग्राम था रशिया जाने का, और वहां भी ऐलान करना था कि भाई हम ये आपके जो 2 सुपर पावर ब्लॉक है इनका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर हुआ ये, जो बाद में डॉक्यूमेंट्स, अब आप जाके सर्च करें गूगल पे तो आप वो डॉक्यूमेंट जो अब ओपन हो गए हैं, क्योंकि जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं वो कुछ अरसे बाद 10-15 साल बाद वो जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है फॉर पब्लिक एक्सेस। तो पब्लिक एक्सेस में मौजूद है, आप सर्च करें आपको मिल जाएंगे CIA के डॉक्यूमेंट्स
जिसमें ये बताया गया कि एक प्लान किया गया कि इसको साफ करो रास्ते से, क्योंकि ये आनाकानी कर रहा है, हमारे ब्लॉक में नहीं आ रहा। तो सीआईए और आईएसआई, क्योंकि आईएसआई का चीफ जो है उस वक्त वो भी अंग्रेज था, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आर्मी का जो आईएसआई का 48 में जब कायम हुई तो कुछ अरसे के लिए एक पाकिस्तानी थे, मैं उनका आपको नाम भी बता देता हूं। ये बहुत जरूरी है समझना, इसलिए बार बार मैं ये बात करता हूं और आप लोगों को भी ये बात बताएं। तो एक पाकिस्तानी थे मेजर, उनको बनाया गया आईएसआई का चीफ, लेकिन जो उस वक्त आर्मी चीफ थे डगलस, वो राजी नहीं थे इस पे। सैयद शाहिद हमीद 14 जुलाई 1948 से 20 जून 1950 तक ये आईएसआई के चीफ रहे, लेकिन जो उस वक्त आर्मी चीफ था डगलस जनरल, वो राजी नहीं था और फिर पुश किया गया। और बहरहाल आईएसआई का चीफ जो है ब्रिटिश मेजर जनरल रॉबर्ट गॉथम को बनाया गया डायरेक्टर आईएसआई 20 जून 1950 से 1959 तक। 59 तक पाकिस्तान का जो आईएसआई का चीफ था वो अंग्रेज था। तो उसमें साजिश में आईएसआई इन्वॉल्व थी। आईएसआई को ये करना था असाइनमेंट तो ये आईएसआई का था प्रोजेक्ट। लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। उसकी इंक्वायरी के एक सो कॉल्ड अनाउंस किया गया कि इंक्वायरी होगी, जो आज तक नहीं हुई, आज तक पता नहीं चला, लेकिन बात मंजर आम पे आ गई। अब तो सीआईए की रिपोर्ट्स भी है कि किसने मारा था। एक एजेंट, एक शूटर को हायर किया गया, अफगानी था, और उसके साथ में एक और शूटर को हायर किया गया कि जब कायदे पे हमला होगा तो वो उसको मार देगा, तो ये केस जो है वो दब जाएगा, पता नहीं चलेगा कि किसने मारा। आज तक लियाकत अली खान के असल कातिलों को ना सजा मिली और ना उनका पता चला, जैसे कि पाकिस्तान में होता रहा बाद में भी। तो ये अब क्या हुआ, जो पार्लियामेंट थी उस वक्त 1951 से और 48 में काबिनेट बन गई थी, उसके अंदर जो बंगाली जो रहनुमा थे, तकरीबन 6 या 7 प्राइम मिनिस्टर आए, एक के बाद एक के बाद एक साल 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि एक इख्तलाफ चल रहा था मशरकी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के जो डिमांड थी उनको नहीं माना जा रहा था। अयूब खान अपना पावर दिखा रहा था, वजीर दिफा था, बरतानिया की उसको बैकिंग थी। तो ये एक सिलसिला चल गया, उन्होंने कहा कि हमारे हकूक दें, जिसको टाला जा रहा था। खैर 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1956 में, ये जहन में रखें। तो उस पर बंगाली जो लीडरशिप थी उनको एतराज़ था, और फिर ये कहा गया कि इस पर हम बात करेंगे, जैसे आजकल हो रहा है पार्लियामेंट में, और ये मामला आपके हम मानेंगे। और वो ये चाहते थे कि इक्वलिटी हो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के जो अवाम है उनके बेसिक राइट्स में। ये लंबी बहस है, मैं इस पे बात कर चुका हूँ, और आप भी इसको जाके सर्च कर सकते हैं, मेरे पुराने आर्टिकल्स हैं उस पर सर्च करें। मैंने बताया कि क्या क्या किन किन किस बात पे इख्तलाफ था। वो रहा जब ये नहीं उनकी मुतालबात माने गए, डिले करे गए, तो जो बांग्लादेश में एजिटेशन शुरू हो गए हुकूक के नाम पे। जब एजिटेशन शुरू हुए तो इस्कंदर मिर्जा वो प्रेसिडेंट थे, वो बंगाली थे, खुद भी वो आर्मी का बैकग्राउंड था। उन्होंने अयूब खान को कहा कि तुम जाओ मशरकी पाकिस्तान और वहां पर जो है जाकर वो हालात ठीक करो। उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, अयूब खान ने बंगालियों पर फोर्स इस्तेमाल की, और फिर वो चलता रहा सिलसिला। वहाँ आए दिन एजिटेशन होते थे, और इसी दौरान जो है अवामी लीग कायम हो गई, और जिन्होंने बनाई थी वो भी बंगाली लीडर थे, अभी मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा। और उसके बाद 1 साल बाद ही मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग को ज्वाइन कर लिया, और वो फिर पाकिस्तान अपने हुकूक की आज़ादी के लिए उन्होंने तहरीक शुरू कर दी। कोई पाकिस्तान को, मशरकी पाकिस्तान को अलग करने की बात नहीं थी, कभी भी नहीं, ना मुजीबुर रहमान ने कभी की। और वो फिर वो तहरीक चलती रही। अयूब खान ने देखा कि ये कंट्रोल संभाला नहीं जा रहा मशरकी पाकिस्तान में, तो उसने 58 में इस्कंदर मिर्जा की जो हुकूमत थी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1956 का, उसको वाइंड अप किया, उसको ख़त्म किया, और ख़ुद वो मार्शल लगा दी 1958 में। 1958 में मार्शल लगाकर एक अबूरी हुकूमत कायम की, और उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट था,
उसको ला के एक वजीर नेचुरल रिसोर्सेज बनाया गया, टेम्परेरी जो हुकूमत बनाई, और उसके बाद में फिर उसको बाकायदा तौर पर अयूब खान ने कन्वेंशनल मुस्लिम लीग बनाई मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग जो थी जिसने पाकिस्तान बनाया था, उसकी सदर उस वक्त फातिमा जिन्ना थी, कायद-ए-आज़म की बहन। उनके साथ सख्तियां की गई और मुस्लिम लीग के कई जो लीडर थे, जो खास करके मगरबी पाकिस्तान के पंजाब से थे, सिंध से थे, उनको लाया गया और कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई गई। 1962 में अयूब खान ने एक नया आइन दिया, बेसिक डेमोक्रेसी का, खुद सदर बन गया अयूब खान, और वो फिर उसने जो है वो इलेक्शन कराए। बेसिक डेमोक्रेसी जो आइन बनाया था 1962 का, जिसको पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अंदर में, और फातिमा जिन्ना मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रही थी, सदर थी, मेजोरिटी में सारे बंगाली उनके साथ थे, मगरबी पाकिस्तान में भी उनकी अक्सरियत थी, और मैसिव रिगिंग की गई। फातिमा जिन्ना पर एब्डोमेन लगा दिया गया इलेक्शन कैंपेन की, उनके पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की गई, उनको बोलने की इजाजत नहीं थी। रेडियो पाकिस्तान पे उस वक्त कैंपेन होती थी, हर लीडर को टाइम दिया जाता था, फातिमा जिन्ना को टाइम नहीं दिया गया, उनको बैन करा गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया, और फातिमा जिन्ना पे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना पे, कायद-ए-आज़म की बहन पे गद्दारी का मुकदमा कायम किया कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। तो ये अब जो इमरान खान के साथ हो रहा है, ये उसी फिल्म का हिस्सा है। ये वही सारी चीजें हुई जो फातिमा जिन्ना के साथ हुई। उनको अखबारात में उनका नाम लेने पर, उनके एडवर्टाइजमेंट करने पर, उनकी तकरीरें करने पर पाबंदी थी। फातिमा जिन्ना पे एब्डोमेन लगा के हाउस अरेस्ट करके बंद कर दिया गया, और फिर उनको बाद में लेटर ऑन उनको एक कोई नामालूम फर्द गया, रात को उनका गला दबा के उनको मार दिया गया। और ये आया कि जी कायदे, वो जो बीमार थी, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था और वो एक्सपायर हो गई। कायदे तो फातिमा जिन्ना को, कायद-ए-आज़म की बहन को, ये इस तरह से अजियत देकर, पाबंदी लगा के उनको मारा गया। और इस तरह से अयूब खान ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग को अनाउंस कर दिया इलेक्शन में कि हमारी जीत हुई है, हालांकि उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड और एक जाली हुकूमत बनाई गई, जिस तरह से आज जाली हुकूमत है। और जुल्फकार अली भुट्टो को उस जो कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई गई थी, उसमें उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया। उसका काम ये था कि इधर उधर से जो है वो पॉलिटिशियन जो है मगरबी पाकिस्तान से, वो तोड़ के लाए और कन्वेंशन मुस्लिम लीग में लाए। उसने कन्वेंशन मुस्लिम लीग के जो इलेक्शन हुआ 62 में, उसमें ये जुल्फकार अली भुट्टो, जो अयूब खान को डैडी कहता था, जिसने कैंपेन शुरू की, फातिमा जिन्ना के साथ रिगिंग की, उनके उनके खिलाफ इलेक्शन में, उनको हराया गया। और हालांकि मशरकी पाकिस्तान के जो लोग थे, वो और मुजीबुर रहमान, वो फातिमा जिन्ना के साथ थे, वो फातिमा जिन्ना के साथ कैंपेन कर रहे थे। सारे बंगालियों ने फातिमा जिन्ना को वोट दिए, जिसमें रिगिंग की गई। सिर्फ कराची के अलावा कहीं से उनको, सब जगह से उनको हराया गया, और धांधली करके अयूब खान ने इलेक्शन जीता और खुद सदर बन गया। आवाम को पता चल गया, तहरीक शुरू हुई। उस तहरीक का जो महवर था वो कराची था, और वो मशरकी पाकिस्तान। और फिर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, वो संभाली नहीं जा रही थी। फिर बंगालियों ने जो है अपनी मूवमेंट तेज की, उन्होंने देख लिया कि ये ना तो हमें हकूक दे रहे हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग का भी खाना खराब किया, अयूब खान ने अपनी पार्टी बना ली है, और ये हमें हकूक नहीं देंगे। तो फिर 6 नुकात रखे मुजीबुर रहमान ने कि जी ये नुकात हैं, उसमें अलहदगी नहीं थी, ये हमें चाहिए, अगर नहीं दोगे तो फिर हम तहरीक को डिफरेंट तरह से चलाएंगे, जो आज हो रहा है केपीके में। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने अयूब खान के खिलाफ नारे लगे, अयूब कुत्ता हाय हाय। उसका सबसे ज्यादा जो मुहिम थी, एहतजाजी मुहिम, वो कराची में थी और ढाका में थी। ये जो कहा जाता है कि जी हर तहरीक लाहौर से शुरू होती है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तहरीकें लाहौर से शुरू हुई हैं, लेकिन वो तहरीकें शुरू हुई हैं जो मुस्लिम लीग के खिलाफ थी। फातिमा जिन्ना के खिलाफ तहरीक शुरू हुई लाहौर से, बिल्कुल तहरीक शुरू हुई लाहौर से। और फातिमा जिन्ना जब इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, कैंपेन कर रही थी, तो उस वक्त कन्वेंशन मुस्लिम लीग कैंपेन कर रही थी अयूब खान के लिए। उसमें गुलाम दस्तगीर, जो जिसका बेटा खुर्रम दस्तगीर अब नवाज शरीफ की कैबिनेट में भी है, उसने, जो ये मशहूर वाकया है जो बहुत दफा आपने सुना होगा, कि एक कुतिया को कुर्सी में बैठा के उसके गले में लालटेन डाल दी गई, क्योंकि लालटेन जो है निशान था फातिमा जिन्ना का। ये तहरीकें शुरू जरूर हुई लाहौर में, लेकिन कोई पाकिस्तान के लिए तहरीक शुरू नहीं हुई। कोई पाकिस्तान की रैली
सिंध में या बलूचिस्तान, बलूचिस्तान तो बाद में बना 48 में, उसको जबरदस्ती लाया गया, अयूब खान निज़ार था, उसको जबरदस्ती बाय फोर्स लाया गया उसको और पाकिस्तान के साथ। लेकिन सिंध में और पंजाब में कोई पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान, जब पाकिस्तान बनाने की तहरीक चल रही थी, यहाँ कोई तहरीक नहीं चली, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे तहरीक पाकिस्तान के, जो जलसे जुलूस हो रहे थे वो मशरकी पाकिस्तान, मशरकी जो बंगाल है, जो बाद में मशरकी पाकिस्तान बना, वहाँ हो रहे थे। और फिर उन इलाकों में हो रहे थे जहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बकदरे ज़्यादा थी, यानी कि यूपी, सीपी, बिहार, हैदराबाद, दक्कन, यहाँ पर तहरीक चली और यहाँ जलसे भी हुए, बड़े बड़े हजारों के तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों के जलसे हुए। तो मूवमेंट का महवर ये इलाके थे जो पाकिस्तान में नहीं आए, सिवाय मशरकी पाकिस्तान के जो बंगाल था। ये हुआ। उसके बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो ये बात जहन में आपके आ गई ना कि ये एक्चुअली सिलसिला वहां से शुरू हुआ। फौज को शुरू से अंग्रेजों ने अपने अंडर में रखा, जो आज भी है, और फातिमा जिन्ना को आइसोलेट करके उनका मर्डर किया गया और उनको बड़ी अजीतनाक उनको मौत दी गई। और उसका 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 जो इंक्वायरी है वो आज तक नहीं हुई। लियाकत अली खान को शहीद किया गया, उनकी इंक्वायरी नहीं हुई। फातिमा जिन्ना को मारा गया, शहीद किया गया, उनकी इंक्वायरी नहीं हुई। और कायदे आजम का इवन जब उनकी तबीयत खराब हुई, कायदे आजम को पाकिस्तान बनने के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया, उनको आइसोलेट कर दिया गया। किसी मामले में उनको उनसे नहीं पूछा जाता था। और कायदे आजम ने एक जगह ये भी कहा कि मुझे कुछ चीजों का आइडिया नहीं था कि ये होगा। पाकिस्तान बनने के बाद मेरी जेब में खोटे सिक्के थे। वो खोटे सिक्के कौन से थे? वो खोटे सिक्के सिंध और पंजाब के थे, वो मशरकी पाकिस्तान के नहीं थे। जो आज भी उनकी औलादें इस गवर्नमेंट में, जो ये जो फौज के साथ आज भी ये शामिल हैं, आज भी फौज के टट्टू हैं, ये एजेंट हैं, ये शुरू से रहे हैं। क्योंकि बेसिकली ये जो बॉस है, माई बाप गॉड फादर जो है, वो तो बरतानिया है, जिसकी हुकूमत पहले भी थी और आज भी है, उन्हीं के कहने पे चलते हैं, और अमेरिका है। तो ये बात है। उसके बाद में आप आगे चलें तो ये हुआ कि जनाब इलेक्शन होता है। जब इलेक्शन हुआ तो 1970 में इलेक्शन कराया गया याहिया खान को, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए थे, सब इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे। तो जब इलेक्शन हुआ तो उसमें आप ये देखें कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में इलेक्शन थे, नेशनल इलेक्शन थे पाकिस्तान के। वो उसमें पाकिस्तान जो नेशनल इलेक्शन थे, उसमें जो सीट्स थी मगरबी और मशरकी पाकिस्तान की मिला के, वो थी 313। 313 में जो थी 144 सीटें वेस्ट पाकिस्तान की थी, और सॉरी 169 सीटें जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की थी। 169 159 सीटें, जिसमें के 7 सीटें खवातीन की भी थी। तो 7 सीटें निकाल दें तो ये बनती हैं 162। 162 सीटों पर इलेक्शन हुए मशरकी पाकिस्तान में, जिसमें से मुजीबर रहमान की अवामी पार्टी ने 161 सीटें ले ली। 162 में से 161 सीटें स्वीप कर दिया। सिर्फ एक सीट भाषानी की थी। जहन में रखें ये बात, ये जो आज बेईमानी हो रही है ये नई नहीं है, ये होती आई है पाकिस्तान में शुरू से ही। इसके खिलाफ अगर किसी ने टक्कर ली तो इमरान खान था। इसीलिए जस्टिस खोसा ने कहा था जब इनका केस चल रहा था पनामा, कहा कि ये एक माफिया है, इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। इसके कोने जो है वो बरतानिया और अमेरिका से मिलते हैं, जो इनको पालते हैं। तो फिर ये तो थी 169 सीटें ईस्ट पाकिस्तान की, 7 खवातीन की सीटें थी रिजर्व, जो सारी अवामी लीग ने ले ली। और 162 में से जिस पे इलेक्शन हुए 161 सीटें मशरकी पाकिस्तान की अवामी पार्टी ने जीत ली। उसके बाद में जो मगरबी पाकिस्तान की सीटें थी वो 144 थी। 144 में से 6 सीटें जो थी वो रिजर्व खवातीन की थी। तो 144 में से 6 सीटें निकाल दें तो 138 सीटें थी मगरबी पाकिस्तान की, 138, जिसमें कि ये सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा, जो उस वक्त NWFP था, नॉर्दर्न फ्रंटियर वेस्टर्न प्रोविंस, उनकी सीटें थी। वहां इलेक्शन हुए, पीपुल्स पार्टी ने 78 सीटें ली। 313 के ऐवान में, याद रखें 313 का ऐवान था टोटल, जिसमें से 138 प्लस 6 खवातीन की, वो थी मगरबी पाकिस्तान की। तो उस 138 सीटों पर इलेक्शन हुआ तो कितनी सीटें मिली भुट्टो को? 78 सीटें मिली।
दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान की 161 सीटें थी। तो मुजीबुर रहमान ने कहा कि असेंबली का इजलास बुलाओ, तो इजलास नहीं बुलाया यार खान ने। हंगामे शुरू हो गए मशरकी पाकिस्तान में, जैसे कि अभी धांधली हुई है कि सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, नेशनल ऑब्जर्वर्स को पता है, सारी दुनिया के अखबारों को पता है कि किस तरह से, किस जबर और जुल्म के साथ इन्होंने पीटीआई को इलेक्शन में जाने दिया, जैसे कि फातिमा जिन्ना के साथ हुआ। फातिमा जिन्ना के साथ भी यही हुआ, हर तरह की पाबंदी लगाई, फिर भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो जीती इलेक्शन, लेकिन उनको हराया गया। उस वक्त भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने कहा था कि असल में फातिमा जिन्ना जीती है इलेक्शन, लेकिन अयूब खान ने, क्योंकि फौजी था, फौजी हुकूमत थी, उसने उन पे पाबंदी लगा के बंद कर दिया और बाद में मरवा दिया उसको, उनको आइसोलेट कर दिया उनके घर में, और इमरान खान को जेल में आइसोलेट किया है पाबंदी लगा के। वही ड्रामा चल रहा है। फिर जब मशरकी पाकिस्तान टूट गया, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, और पाकिस्तान की वहां जब जुल्म हुआ तो इन्होंने क्या किया, उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जो जायज थे, वो जीते थे इलेक्शन, तो उसके उनको दबाने के लिए एक सर्च लाइट ऑपरेशन शुरू किया। किस नाम से? सर्च लाइट ऑपरेशन। सर्च लाइट ऑपरेशन के तहत बंगालियों को मारना शुरू कर दिया। टिक्का खान उस वक्त वहां पर इंचार्ज थे आर्मी के, उसने खड़े होकर आर्मी से कहा कि मुझे बंगाली नहीं चाहिए, जमीन चाहिए, इनको साफ करो, मार दो इनको। इसी तरह से मारा जैसे कि अभी ये 24 से 27 नवंबर के दौरान 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एक मैस किलिंग की गई है, मैसेकर किया गया है, ब्लड शेड किया गया है। इसी तरह से बंगालियों के ऊपर, मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है, और जहां हम रहते हैं उसके बाद में रहते थे, अब शिफ्ट हो गए, वहां करीब में छावनी थी, अभी भी छावनी है, वो कैंट का इलाका है उसके साथ ही। तो हमारे जो महल्ला था उसमें आते थे अक्सर फौजी, बात करते थे। मेरे चचा जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड थे आर्मी में, ड्रेसेस वगैरह सप्लाई करते थे, उनसे बातचीत होती रहती थी। मैं छोटा था तो अक्सर मैं उनसे देखता था कि ये फौजी आ रहे हैं अपने ड्रेसेस वगैरह के लिए, वो बात करने के लिए, कोई फौजी ऑफिसर, ये वो 2-3 स्टार वाला, मुझे तो इनके पता नहीं हो दूंगा। तो मैंने खुद सुना मेरे चचा के एक फौजी था जो जंगी कैदी थे, जब जंगी कैदी वापस आए थे तकरीबन 93,000, तो उनको फिर फौज में रखा नहीं गया था, उनको मराद दे के रिटायर कर दिया गया था। उसने बताया कि जी, उनको, मेरे चचा को बता रहे थे कि हमने इस तरह मारा बंगालियों को कि जहां से कोई फायरिंग या कोई ऐसा रिएक्शन होता था उस इलाके को घेर लिया जाता था, पेट्रोल से वहां छिड़की जाती थी आग, वहां पेट्रोल छिड़का जाता था उस इलाके पे, उस महल्ले पे, और फिर आग लगा दी जाती थी। जो बंगाली बाहर आते थे उस एरिया से, उसको गोलियां मारी जाती थी। 10 लाख बंगाली मारे इस फौज ने, 10 लाख। तो खून तो मुंह लगा हुआ है, तो 3-4 हजार लोग मारना कौन सी बड़ी बात है इनके लिए, जो आगे 10 लाख मार चुके हैं पहले। तो मेरे नौजवानों देखो, ये अभी ये शुरू से होता आ रहा है। ये इमरान खान ने तो इन सबके खिलाफ खड़ा हो गया है वो आके, कि हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, अभी मैं आगे बताता हूं आपको। और तो आप देखें कि जो औरतें घर में काम करती थी, उन्होंने बंदूकें लेके वो मैदान में आ गई। ये तस्वीर देखें आप, ये उसी दौरान जब उनकी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो जिद्दोजहद चल रही थी, सर्च लाइट ऑपरेशन के खिलाफ, तो ये खड़ी हो गई औरतें भी आके बंदूकें लेके। और क्योंकि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें इंदिरा गांधी भी शामिल थी, भुट्टो भी शामिल था, मुजीब भी शामिल था, बरतानिया भी शामिल था। तो जैसे ये शुरू हुआ, बंगालियों को मारना शुरू किया आर्मी ने, तो वहां से इंडिया की फौज आ गई, और एक आर्मी, बंगालियों ने अपनी एक रद्द-ए-अमल के तौर पे, एक्शन के तौर पे फौज के खिलाफ एक अपनी एक सो कॉल्ड ऑफ मलेशिया बनाई थी, जो मुक्ति बाहिनी के नाम से बनी थी, मुक्ति बाहिनी। उस मुक्ति बाहिनी को, मुक्ति बाहिनी जो मलेशिया थी, बंगाली थे उसमें, इंडिया ने उनको ट्रेनिंग दी, इंडिया अंदर आई, इंडिया को वेलकम किया बंगालियों ने, और फिर इंडिया की फौज ने जंग तो की नहीं, वहां जंग तो हुई नहीं, वहां 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी थे, कैसे हथियार डाल दिए, ये एक लंबी कहानी है, बिलो लंबा हो जाएगा। बहरहाल एंड स्टोरी ये है कि जनाब, इस फौज ने दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम किया, और जनरल नियाजी ने जनरल अरोड़ा सिंह के आगे हथियार डाले। ये तस्वीर सारी दुनिया में आज भी मौजूद है, आप भी जाकर इस तस्वीर को
देखें और बताएं कि ये क्या हुआ था। इनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। 90,000 से ज्यादा फौजों ने हथियार डाले, सब मिली भगत थी, उसमें भुट्टो भी शामिल था, जिसको लीडर बोलते हैं। हमारे लोगों को गलत तारीख बताई गई है। हम जिनको लीडर कहते हैं वो लीडर नहीं है, वो मुल्क तोड़ देने वाले हैं। बार बार कहते हैं भुट्टो शहीद, भुट्टो फलाना, भुट्टो ये था। भुट्टो पाकिस्तान को तोड़ने में शामिल था। मैंने आपको बता दिया, जो मैं बातें कर रहा हूं आप जाके गूगल पर चेक कर लें, बिल्कुल न्यूट्रल सोर्स से देख लें आप, ये हुआ है नहीं हुआ है। तो याह्या खान ने जब मशरकी पाकिस्तान टूट गया, वहां फॉल ऑफ ढाका हो गया, हथियार डाल दिए, फौजियों को उठा के हिंदुस्तान ले गया, वहां रखा गया, ये सब पार्ट ऑफ प्लान था। और फिर भुट्टो साहब ने क्या किया, याह्या खान भाग गया, वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, वो चार्ज देके गया जुल्फकार अली भुट्टो को। अब एक और बात भी इस दुनिया की जो जो तारीख में लिखी हुई है, दुनिया का पहला सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो बना, जिसने चार्ज लिया याह्या खान से, क्योंकि शामिल थे सब। पहला सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके बाद में उसने फिर खुद ही सदर बन गया वो। अब जो असेंबली तो बनी आई नहीं हुई, वो तो असेंबली तो बैठी नहीं थी वहां। जब 162 सीटों पे इलेक्शन हुए थे, वो अलग हो गई आपकी टोटल 100, जो मैंने बताई आपको 169 सीट्स जब अलग हो गई, तो बाकी कितनी सीटें बची? 144। आधी से ज्यादा सीटें, आधी से ज्यादा ऐवान की सीटें खत्म हो गई। पाकिस्तान फिजिकली अलग हो गया, नक्शा बदल गया पाकिस्तान का। फिजिकली एक हिस्सा टूट गया, उनकी पार्टियां खत्म हो गई, उनके नुमाइंदे खत्म हो गए, असेंबली में सिर्फ 144 सीटें रही। अब मुझे पता है उस पर क्या होना चाहिए था। आपके पास 313 सीटें हैं, अब उसमें से 169 चली गई, 144 सीटें बनी, जिसमें एक्चुअली 138 थी और एक पार्टी के पास 78 सीट थी। तो क्या होना चाहिए था, मैं आपसे ही पूछता हूं। मेरे हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान अब एक नया पाकिस्तान वजूद में आ गया था, अब मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान बना था, हर चीज नए सिरे से बननी थी, तो क्या होना चाहिए था? नया इलेक्शन होना चाहिए था। और अगर नया इलेक्शन होता तो 5 सीटें नहीं मिलती भुट्टो को, जो 78 सीटें लेके बैठा था। और उसने ये क्लेम किया कि मैं मेजोरिटी में हूं। भाई कैसे मेजोरिटी में हूं? मेरी 78 सीटें हैं 138 में से। भाई वो तो आपकी सीटें 78 तो 313 के अवान में थी। और अगर मखसूस नशिस्तें औरतों की मिला लें तो 144 सीटों में से आपकी 78 सीटें थी, और अगर 2-3 आपकी खवातीन की थी तो 82 थी। तो मेजोरिटी में कैसे हो गए आप? तो दोबारा इलेक्शन अगर नहीं कराया गया, क्यों? कौम को गुस्सा था, कौम ने देखा था पाकिस्तान दो लख्त हो गया, और जो भी एजिटेशन उसके लोगों ने, कुछ लोगों ने किया, मज़ाहमत हुई कराची में, बहुत ज्यादा मज़ाहमत हुई, क्योंकि कराची फातिमा जिन्ना का शहर था। लेकिन पाबंदी लगाई कि कोई भी इस मामले में बात नहीं करेगा, कोई मशरकी पाकिस्तान के राजनीति पे बात नहीं करेगा, जो करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसा कि आज हो रहा है कि अगर आप केपीके के शहीदों के बारे में बात करेंगे तो आपको उठा के गायब कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। यही चीजें हुई हैं पहले भी। उसके बाद में इलेक्शन नहीं कराए गए। वही है जो जो बची कुची असेंबली की जो रह गई थी, जुल्फकार अली भुट्टो ने खुद साख्ता तौर पे कहा कि मैं तो मेजोरिटी में हूं, मेरे साथ आए, मैं जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम हूं। और जो बाकी छोटी छोटी पार्टियां थी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान और 2-3 और मजहबी पार्टियां थी, उनको जबरदस्ती की गई कि असेंबली में आके बैठो बैठो। उन्होंने बना किया तो उस पर जुल्म किया गया, केसेस बनाए गए, उसमें जितने लीडर थे उस वक्त जेलों में डाला गया। बहुत सारे लीडरों को, बलूचिस्तान के, केपीके के, इनके लीडरों को, सिंध के, जो भी फातिमा जिन्ना का साथ दे रहा था इलेक्शन में 70 की, उनको जेलों में डाला गया, गलत मुकदमे बनाए गए, और फिर उनसे कंप्रोमाइज किया गया कि आपको छोड़ देते हैं, आपके मुकदमा ड्रॉप कर देते हैं, आप मुझे सपोर्ट करें तो हम नया आइन बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, हर चीज बनाएंगे। तो 73 का आइन बनाए। मेरे हिसाब से ये एक लॉजिकल बात है, मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से अगर उसूल को देखा जाए तो नए इलेक्शन होने चाहिए थे, और जो जीता उसको हुकूमत मिलती, क्योंकि पाकिस्तान तो 71 में नया पाकिस्तान बना है। वो पाकिस्तान जो कायद आज़म ने बनाया था वो तो खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये पाकिस्तान को तोड़ने के मुजीज़ ही है, ताकि इन्होंने तोड़ा है। लेकिन नहीं, आज सारे पाकिस्तान में उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है, 25 कोड 73 का आइन, 73 का आइन,
73 का आइन वॉज अ फ्रॉड टू ब्रिंग जुल्फिकार अली भुट्टो इन पावर विद द सपोर्ट ऑफ आर्मी। और यह खान भाग गया। उसके बाद में इसने 73 का आइन बनाया, और जो मेरे हिसाब से एक फ्रॉड आइन था। असल आइन वो था जो 56 में बना था, जिसमें दोनों पाकिस्तान के हिस्से शामिल थे, जिसको तोड़ के मार्शल लगाई गई। तो सबसे पहले तो अयूब खान पे मुकदमा होना चाहिए था आइन तोड़ने का, उसको फांसी लगानी चाहिए थी। खैर वो मर गया। आज उसका नवासा वो पीटीआई में है, उनकी सेंट्रल कोर कमेटी में बैठा हुआ है। गए नहीं है ये लोग अभी तक। मैं इमरान खान को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करता हूं कि इमरान खान एक सच्चा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन मुझे ये पता है, मैंने आर्टिकल भी लिखे थे, इमरान खान जब ये मूवमेंट चला रहा था तो मैंने ये कहा था कि आप गंद में रह के गंद साफ नहीं कर सकते, आपको इलेक्शनों में जाने की जरूरत नहीं है। आपने इस माफिया से टक्कर लेनी है तो उससे बाहर रह के आप जिद्दोजहद चलाओ, आप फ्रीडम की मूवमेंट चलाओ। यानी कि फ्रीडम से मतलब मुल्क को तोड़ने की नहीं, आजाद करने की नहीं। पाकिस्तान में जो गलीज निजाम है इसकी मूवमेंट चलाओ, इसका पार्ट ना बनो आप। ये मैंने कहा था ये। लेकिन फिर इमरान खान का फैसला था, हमने इमरान खान का साथ देना था, तो उसकी बात से हमने कहा ठीक है भाई, इसका साथ देना चाहिए, अब इसने फैसला कर लिया तो साथ दिया। लेकिन क्या हुआ, वही माफिया है, वही फौजी हैं, ये वही टोला है चल रहा है। पहले इस फौजियों के जर्नल इनके बाप दादा थे, आज इनके पोते हैं, आज इनके बेटे हैं। कड़वी लगी की बात है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। बताएं मुझे आप। हमारे दिल, मैं तो उस वक्त जब ये इलेक्शन हो रहे थे 70 में, 71 में पाकिस्तान टूटा, तो मैं 9वीं जमात में पढ़ता था। हमारे घर का माहौल बड़ा पॉलिटिकल था, मेरे फादर भी बड़ा हिस्सा लेते थे, मुस्लिम लीग में थे वो, लेकिन वो एक्टिवली कोई बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे अपने एरिया के हिसाब से। और फिर वो बेसिकली सोशल वर्कर थे, टीचर थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, तो वो एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स थे। तो मैंने ये सारे अपने घर में बातें सुनी, इसलिए मुझे कुछ चीजें याद रही। और मेरे फादर ने कहा था उस वक्त ये कि ये मुल्क तोड़ देंगे, जब वो आजाद हो रहा था। और अखबारात पे पाबंदी लगाई कि बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान में जो एजिटेशन हो रहा है, कोई अखबार उसको छापेगा नहीं, कोई न्यूज नहीं छापेगा। जैसे आज पाबंदी लगाई हुई कि कोई इमरान खान का नाम नहीं लेगा, पीटीआई की खबरें नहीं चलेंगी। अभी जो मैसेका किया है इन्होंने इस्लामाबाद में, पाकिस्तान का डेड मीडिया, बेजमीर बेगैरत लोग, उन्होंने एक न्यूज नहीं चलाई है। लेकिन ये आज थोड़ी पहली दफा नहीं हुआ है, 70 साल पहले भी हुआ है, 60 साल पहले भी हुआ है, 50 साल पहले भी हुआ है। फिर खैर आगे चले तो 77 में फिर जबरदस्ती हुकूमत ले ली अयूब खान ने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 का आइन बना दिया। 73 का आइन बना के इसने इजारादारी शुरू कर दी। इसने फिर अपनी फोर्स बनाई, एफएसएफ के नाम से, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से अपनी फौज बनाई, जिसमें अपनी पार्टी के लोग उसमें लेकर आया। फिर इसने जब हुकूमत ले ली 73 में, इसने कोटा सिस्टम नाफिज किया। और कसूर यह है कि जब ये चीजें हो रही थी तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो सोया हुआ था। कितनी दफा हम तो सिंध में, हम तो कोटा सिस्टम का शिकार हुए हुए हैं। किसी पंजाब के लोग ने जानने की कोशिश नहीं की ये कोटा सिस्टम है क्या, जो आज भी कायम है। सबसे बड़ा सूबा पंजाब का था, उसकी जिम्मेदारी थी बड़े भाई की तरह लुका देखना चाहिए था किस सूबे के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन आज तक पंजाब ने कभी बलूचिस्तान के लिए कोई मुजाहरा नहीं हुआ। पंजाब में, सिंध में, शहरी इलाकों में जो महाजरों के साथ जुल्म हुआ है, और जिस तरह से नसीर बाबर ने बेनजीर के दौर में महाजिर नौजवानों को मारा है। पीपुल्स एमक्यूएम से इख्तलाफ हो सकता है, मेरा उससे सियासी तौर पर नजरियाती इख्तलाफ रहा बहुत से मामला में अल्ताफ हुसैन से, लेकिन इसमें हकीकत है कि 10,000 नौजवानों को मारा है कराची, हैदराबाद के, सक्खर के, आर्मी ने, रेंजर्स ने, नसीरुल्लाह बाबर ने ऑपरेशन करके, बेनजीर ने ऑपरेशन करवाया। और आज पंजाब में पूछे तो उनको पता ही नहीं है क्या हुआ वहां, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। आज भी पंजाब नहीं निकला भाई। 12 करोड़ का सूबा, 25 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ की आबादी तो पंजाब की है ना। अयूब खान के टाइम में बाहर आए आप ना, भुट्टो को, बल्कि भुट्टो को सपोर्ट किया पंजाब ने, जिसने मुल्क तोड़ा था। उसने खड़ा होकर जाली जलसे में कह दिया कि आप बंगालियों को, बांग्लादेश को तस्लीम करना चाहते हो। लोगों ने कहा नहीं, पंजाब के लोगों ने, आप वीडियो चला देख लें यूट्यूब पे जाके। तो कहा अच्छा शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरे सर से बोझ हल्का कर दिया, दफा करो सुअर के बच्चे। कहा इसने बंगालियों को, अयूब खान ने, ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जिसको आप लीडर कहते हो,
कहते हुए ये बहुत ज्यादा शहीद था, और वो बेगैरत आदमी जो है क्या नाम था, काजी था, उसने वो कहा कि ये तो गलत उसको फांसी दी। भाई हो सकता है उस केस में भी महमूद मसूद जो उसका एडीसी था, उसने बयान दिया अल्फिया कि इसने कहा था एलिमिनेट हिम, जिसके कसूरी के जो मर्डर में। लेकिन अगर ये मान भी लें तो पाकिस्तान तोड़ने में तो शामिल था ना वो। मेरे दादा इंडियन पुलिस में थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके पास आया तो उसकी तफ्तीश की उन्होंने, और उसको बड़ी मेहनत के साथ 1-1.5 साल में पकड़ लिया जिसने मर्डर किया था, मर्डर केस था। तो वो बताते थे दादा, मैं तो खैर 2-2.5 साल का था जब मेरे दादा का इंतकाल हो गया, लेकिन मेरे चचा वगैरह दादी वगैरह मुझे बताती थी। तो उसके खिलाफ उसको पकड़ तो लिया बड़ी मुश्किल से, दूसरे किसी शहर में था वो, फिर उसको लेकर आए कोर्ट में। तो मेरे दादा भी उसमें गए, कोर्ट में खड़े हुए, जाहिर है इन्होंने केस जिनके पास था उसको जाना पड़ता है पुलिस को। तो जो वकील था उस गोरों की अदालत थी, वो तो इंसाफ करते थे, उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला। जब प्रूफ नहीं मिला तो जज ने ये कहा, गोरा था, उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे खिलाफ प्रूफ नहीं है तो मैं तुम्हें फैसले के मुताबिक तो बरी करता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसपे तुम्हें सजा मिले। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि तुमने कत्ल या कोई ऐसा जुर्म जरूर किया है, ये मुझे फीलिंग आ रही है। तो वो रोने लगा उस, क्योंकि जज ने कहा मैं तो छोड़ रहा हूं, तुम्हें रिलीज कर रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुमने कुछ किया जरूर है। तो वो रोने लगा, वो रो के कहने लगा कि माय लॉर्ड, मैंने ये कत्ल नहीं किया वाकई, लेकिन मैंने एक और कत्ल किया था जिसका पता नहीं चला था। खैर बहरहाल उसको छोड़ना पड़ा। कत्ल कभी छूटते नहीं है। आज हम ये बातें कर रहे हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आज दुनिया बातें कर रही है। तो भाई देखो, ये पहली दफा नहीं हुआ, याद रख ले आप ये बात को, मेरी नोट कर ले ये बात को, ये हुआ है पहले भी। और ये पूरा आप व्लॉग देखिएगा प्लीज, टाइम निकालें, ये घंटा हो गया, मैं चाह रहा हूं जल्दी हो जाएगा। मेरे व्लॉग नहीं होते, एनालिसिस रिपोर्ट होती है पूरी। तो उसके बाद में क्या हुआ, 77 में फिर इलेक्शन कराए दोबारा। 73 के बाद इसने अपने भुट्टो ने धांधली की, मास रेगिंग की, क्योंकि प्रैक्टिस तो अयूब खान के जमाने से कर ली थी फातिमा जिला के अगेंस्ट। भुट्टो खानदान का कोई पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा नहीं है। इसका बाप ने, जो नवाब जूनागढ़ का वो दीवान था, जैसे वजीर आजम होते हैं, उसको, उसके खिलाफ इसने गद्दारी करके अंग्रेजों को इतलाएं दी, उनको पकड़वा दिया। ये काम किया था इसके बाप ने। आपने कोई पाकिस्तान की तहरीक में किसी भुट्टो खानदान का नाम सुना है आपने? नहीं सुना ना? तो फिर कैसे लीडर हो गया वो? खैर 77 में इलेक्शन में मास धांधली हुई, और इसके भुट्टो के अगेंस्ट पार्टियां थी। एक इत्तेहाद था, आहिस्ता कौमी इत्तेहाद, 9 सितारा जिसको आता था, 9 पार्टियां थी मजहबी। उन्होंने फिर हड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि कई सिंध की ऐसी जगहें थी जहां पर जितने वोट नहीं थे उतने, उससे ज्यादा वोट बैलेट पेपर से निकल रहे थे। तो ये जो अभी धांधली हुई है फॉर्म 47, 47, 45, ये नई नहीं है। ये मेरा बताने का मकसद है इस व्लॉग में, ये पहले भी हुआ है। ये अयूब खान के इलेक्शन में भी हुआ है, ये भुट्टो के इलेक्शन में हुआ है, ये 70 के इलेक्शन में हुआ है, और अब फिर हो रहा है, फिर हुआ है। क्योंकि ये इनको ये हराम जो है, ये इनके नस नस में पड़ा हुआ है इस फौज के। 1947 से आज तक ये मारने से नहीं डरते ये, और ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आज बहुत से लोग खुश हैं कि जी वो ट्रम्प आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ये सोचा समझा मंसूबा है। कैसे धड़ल्ले से फौज ने मार दी है, और जहां तक इत्तलात मिल रही है पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि हजारों में, इन्होंने पहले भी मास मर्डर करके फेंक दिए। वो उसका ये काफ लीग का जो वो है चौधरी, क्या नाम है उसका, उस चौधरी ने ये इंटरव्यू में बताया कि हाँ, नसीरुल्लाह बाबर ने ऑपरेशन किया तो कई 100 लोगों को हेलीकॉप्टर में डाल के मगला की पहाड़ियों से फेंक दिया और दफना दिया कराची में, महाजिर नौजवानों को। ये तो उसने बयान में, आपने यूट्यूब पर अपने देखा होगा। ये वो कातिल हैं ये। लेकिन अफसोस की बात ये रही है कि हमारा कसूर है आवाम का। सिंध में क्या हो रहा है पंजाब को पता नहीं है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है पंजाब को पता नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम नहीं भाई, हमारे सूबे में तो कुछ नहीं हो रहा ना। हमें तो जी वो जाग पंजाबी जाग किनारे लगा रहा है
नवाज शरीफ, और हम जाग रहे हैं। आज उनके घर पे आ गई ना चीजें सारी ये। कल जब बंगाली पे आई थी तो किसको खड़ा होना चाहिए था? मशरक़ी पाकिस्तान के बाद अगर मगरबी पाकिस्तान लें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा तादाद तो पंजाब की थी। क्यों नहीं निकले उस वक्त जब पाकिस्तान टूटा? बल्कि जब जनरल न्याजी जंगी कैदी से वापस आया तो पिंडी में हार डाले उसके गले में टाइगर न्याजी, उसका नाम रख दिया टाइगर न्याजी पंजाब में, जिसने पाकिस्तान तोड़ा और अरोड़ा सिंह के आगे हथियार डाले। इतनी दर्दनाक हमारी तारीख है, दिल दुखता है। लेकिन आज भी मैं ये कहता हूं कि इमरान खान का साथ देना चाहिए। मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो शख्स चाहता है चेंज हो, लेकिन मुझे पता है मैं ये बातें कहना नहीं चाहता था कभी भी कि कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये माफिया है। इस माफिया का आज जो कुछ आपने 26 तारीख को या 27 को 24 को जो हुआ, ये जो आपने देखा कि ये मास किलिंग जो हुई है, ये आप समझते हैं कि इन्होंने वैसी की थी कि प्लान था और भी मारेंगे ये? क्योंकि प्लान ये है कि केपीके को अलग करना है। ये मार के क्यों मारा है? इसलिए कि केपीके से आजादी का नारा लगे, केपीके को अलग वो डिमांड करें, और उसमें टाइम नहीं लगेगा। वो बंगाली नहीं है, सरहद जमीन मिलती है, असला लेके आ जाएंगे और कोई बैद नहीं। आज के लोग नोट कर लें, मजबूर कर रहे हैं ये पठानों को, और पंजाब नहीं बोल रहा है। जिस तरह से जब महाजिरों को मारा, 10,000 महाजिरों को फौज ने, तो कोई पंजाब नहीं बोला। आज जब मैं बहुत से लोगों से बात करता हूं, उनको यही नहीं पता कोटा सिस्टम क्या है। वो कहते हैं वो तो लियाकत अली खान ने, ओ भाई वो तो पाकिस्तान बन रहा था तो वहां से लोगों को लाके ब्यूरोक्रेट्स बनाना था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, तो वो उस वक्त था, वो तो खत्म हो गया था फिर वो कोटा। ये भुट्टो ने किया है कि सिंध को डिवाइड किया लिसानी बुनियादें उसकी बेसिकली कि सिंध शहरी और सिंध अर्बन। पंजाब में क्यों नहीं किया? सिंध पंजाब में पंजाब अर्बन पंजाब देही क्यों नहीं किया? ये एक लंबी बहस है जिसमें मैं बहुत लिख चुका हूँ कोटा सिस्टम पे, क्योंकि मैं खुद विक्टिमाइज हूँ इसके ऊपर। मैं खुद विक्टिमाइज हूँ, मुझे भी एडमिशन नहीं मिले क्योंकि मैं कोटा सिस्टम में मेरी सीट पे आया नहीं था मैं। लेकिन पंजाब से किसी पंजाब के लोगों से बात करें, उनको पता ही नहीं कि क्या हुआ है, सिंध में क्या हो रहा है, और हो रहा है अभी भी। पूरी दीवार से लगा दिया। खैर उसमें एमक्यूएम का भी उसमें है हिस्सा है, फॉल्ट है, क्योंकि एक शॉर्ट साइटेड विजन के साथ आए थे, इतनी उनमें समझ नहीं थी, तो वो खुद ट्रैप हो गए फौज के हाथ। फौज ने बनाया नहीं, बनाया तो अल्ताफ हुसैन ने था, और मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जब ये बन रही थी, तो मैं उसमें, मुझे पता है इस बात का। लेकिन फौज ने हाथ रख लिया उसके ऊपर और उनको सपोर्ट की। मैंने खुद देखा है कराची में अल्ताफ हुसैन तकरीर कर रहा है, पीछे रेंजर्स का ट्रक खड़ा हुआ सपोर्ट कर रहा है। क्यों? कि उस वक्त पीपल्स पार्टी को क्रैश करना था। तो भाई जहां इनका मुफाद होता है उस पर हाथ रख देते हैं। आज इमरान खान इनसे डील कर ले, इमरान खान को वज़ीर बना देंगे, ये श्योरेंस दे देंगे जी हमें आप नहीं चढ़ेंगे, हम पाकिस्तान के मालिक हैं, हम मालिक रहेंगे। लेकिन इमरान खान जैसा शख्स पाकिस्तान बानियाने पाकिस्तान कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान के बाद, फातिमा जिन्ना के बाद आया है, जो खड़ा हो गया है, उसको पता है कि उसको मारेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं, मैं शुरू से ही बात करता आ रहा हूं अपने व्लॉग्स में, नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, क्योंकि ये इन्होंने वादा किया है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से, इन्होंने वादा किया है नवाज शरीफ से, लंदन में प्लान किया गया है कि हमने इमरान खान को साफ करना है, मारना है। अगर इमरान खान को कोई छुड़ा सकता है सिर्फ तो पंजाब है, वरना होगा ये। अगर इमरान खान को हो गया कुछ, इमरान खान को उन्होंने मारा, तो मैं आपको आज बता रहा हूं, इस व्लॉग के अंदर रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा इस बात को, और दिखाएं लोगों को भी कि केपीके से फिर एक लहर उठेगी आजादी की, कि हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। इमरान खान को अगर खत्म किया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये बात लिख लें मेरी। इसलिए हम इमरान खान का साथ दे रहे हैं कि पाकिस्तान रहना चाहिए। लेकिन क्या करेगा अगर कराची साथ आ जाता है? कराची को तो, शहर के इलाकों को, कराची के महाजिरों को तो हाईजैक किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है जरदारी ने, मारते हैं वहां पर। पंजाब के लोगों को नहीं पता इस बात का कि कैसे मारा जाता है सिंध में महाजिरों को, लेकिन हमने तो खुद मारे खाई हैं। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता पंजाब से। कैसे मारा जाता है देखें आप, 40 45 50 साल से मार रहे हैं। महारंग बलोच आके इस्लामाबाद में बैठी,
कोई पंजाब निकला उसकी हिमायत में? तमाशा देख रहे थे टीवी पे बैठकर, वो बेचारी वापस चली गई। जब इस तरह करोगे आप बलूचिस्तान को नहीं रख सकते साथ। वैसे भी बलूचिस्तान पाकिस्तान की तहरीक से नहीं आया, उसको बाद में नवाब कालाबाग को ऑप्शन दिया कि तुम्हें हम चढ़ाई करके तुम्हें जेल में डाल देंगे, वरना हमारा पाकिस्तान के साथ आ जाओ। छोटा जाए ना नवाब थे, वो आ गए। फिर सिकंदर मिर्जा ने खरीदा जो ये पोर्ट का एरिया है इसका क्या नाम है, जो पोर्ट है, नई जो पोर्ट बन रही है सी पैक के तहत, ये खरीदा इलाका अमान से सिकंदर मिर्जा ने, जो वो प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान की मनी से खरीदा जा रहा है। तो वो तो फिर पाकिस्तान की तारीख में थे भी नहीं, वैसे भी उनको आपने सपोर्ट नहीं किया। वहां गैस निकलती है, उस गैस को इस्तेमाल करते हैं, पंजाब खामोश बैठा हुआ है, इसलिए कि मेजोरिटी है और इतनी तकलीफें भी नहीं है। पंजाब में इतनी मुसीबतें नहीं आई हैं जितनी मुसीबतें सिंध के शहरी इलाकों में आई हैं, जितनी बलूचिस्तान में आई हैं, और जितनी केपीके में। केपीके को क्या दिया है आपने? 5 करोड़ की आबादी है। अभी तक ये इमरान खान की इसको खराज तहसीन पेश करता हूं, ये उसका क्रेडिट है कि उसने अभी तक पठानों को साथ रखा हुआ है पाकिस्तान के। पहले ही बहुत बेजार है इस पाकिस्तान से, और अब आपने उठा के मार दिए 3-4 हजार। तो ये इसलिए मारे हैं कि पंजाब केपीके से आजादी की तहरीक चले, इसलिए मारे हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगाई जाए कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, जैसे बंगालियों के साथ किया। मुजीबुर रहमान गद्दारी नहीं था, अवामी तहरीक गद्दार नहीं थी। अगर वो अलग अलहदगी चाहते बंगाली अवामी लीग के, इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेते भाई? इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेते? क्यों लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते? अगर पीटीआई गद्दार है तो इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेती? क्यों इतने जुल्म और जबर और निशान छीनने के बावजूद भी पंजाब के लोगों ने गांव-गांव से उसको वोट दी है? इसका क्रेडिट जाता है पंजाब को। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। इलेक्शनों में जीतने से ये हुकूमत नहीं देंगे आपको इनकलाब लाना पड़ेगा। वो इनकलाब इमरान खान का उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि पंजाब नहीं निकले बाहर। ये एक्सक्यूज सारी रबिश है। ये कंटेनर लगे हुए थे, ये था वो था। अरे भाई, आपके हाथ नहीं है जो 1500 किलोमीटर से चल के गिलगित बल्तिस्तान से पठान आ सकते हैं? सीधे साधे लोग बगैर असले के, उनका कल्चर है असला रखना घरों में। हर पठान के घर में असला रखा होता है। क्या वो लेके आए थे? नहीं लेके आए थे। कोई किसी ने साबित किया कि किसी के पास गन रखी हुई थी? उनके पास तो घरों में होती है। कल अगर 4-5 हजार गने लेके आ गए तो क्या होगा? और होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं आइंदा क्या होगा। अगर इन्होंने दोबारा किया तो आप देखिएगा कि आजादी के नारे लगेंगे केपीके से। और अगर साथ में इमरान खान को मारा, सिर्फ इसका पठान इसलिए चुप बैठे हुए हैं कि इमरान खान के साथ है। वो अल्लाह का करना है ये कि इमरान खान के साथ है। हालांकि इमरान खान तो खुद लाहौर में पैदा हुआ है, लेकिन न्याजी है, काइंड ऑफ पठान है वो, जाहिर है। तो उसको पठान समझ के ही उसका साथ दे रहे। लेकिन इससे बढ़ के वो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। जो लोग पीटीआई में पठान बचाना चाहते हैं, वो वही चला रहे तरीके है। लेकिन उसमें भी जो कुछ पंजाब के हैं वो आनाकानी कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए। इट्स बट नेचुरल। पंजाब का हर दूसरे तीसरे घर में से कोई ना कोई फौजी है, फौज में मौजूद है। तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं है जो सिंध में लोगों को है, जो सिंध के शहरी इलाकों में। सिंध के जो वडेरे हैं वो फौज के साथ हैं। कुछ कबायली लीडर बलूचिस्तान के, वो फौज के साथ है। फौज ने खरीदा हुआ, उनको पैसे दे देते हैं। पैसे देके असेंबली बना दी, पैसे देके सेनेटर बना दिए बलूचिस्तान के। यही हुआ है ना अभी। और वहां एक जाली किस्म की असेंबली बना दी, वहां जाली किस्म की फौज निकाल दी। पैसे वहां के जो कुछ कबायली लीडर है वो पैसे खाते हैं। इस तरह से सिंध में जरदारी को बिठाया हुआ है, जो हिंदुस्तान का एजेंट है। इसका मैं किसी और व्लॉग में सबूत दूंगा। मेरे पास सबूत है कि इंडिया के लिए काम करता है जरदारी, और नवाज शरीफ भी। इनके सबूत है मेरे पास। वो चीजें जो मैंने आज तक नहीं बोली कि चले इंतशार फैलेगा इन चीजों को कहने से। लेकिन एक बात मेरी सुन ले, आखिर में मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर इस जो ये अब शुरू हो गया है सिलसिला, अगर इसमें पंजाब नहीं निकला, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपकी सीएम वहां बैठी हुई है, एक फराडी औरत, उसको आप निपट नहीं सकते हो। 3-4 हजार लोगों ने कुर्बानी दी थी, पठानों ने। आप दो ना कुर्बानी। पाकिस्तान को बचाना है नहीं बचाना है? ये आपने सोचा हुआ है कि जी पाकिस्तान टूटेगा तो हम तो
पंजाब में, आज पंजाब तो पाकिस्तान बन जाएगा तो हमें बहुत फायदा है। क्या आप ये सोच रहे हो? तो फिर ठीक है, अगर पाकिस्तान टूटता है और सिर्फ पंजाब पाकिस्तान रह जाता है तो वो पाकिस्तान जो पंजाब जो पाकिस्तान होगा वो इंडिया के मातहत होगा। जैसे और छोटे छोटे मुल्क जो हैं सब कॉन्टिनेंट के, वो इंडिया की मातहत है। ये असाइनमेंट, ये प्रोजेक्ट अमेरिका ने दे दिया है मोदी को, कुछ नहीं कर सकते आप। ये इसको सिर्फ आपके पठान ही बचा सकते हैं, उनमें हिम्मत है। तो ये बात है भाई, ये सारी चीजें आप देखें कि मैंने आपको एक बता दिया। अब रहा ये कि जब तक कायदे ने कहा था यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, ये नहीं है हमारी कौम में। ये कायम करें। अगर पाकिस्तान बचाना है तो उसमें ना सिंध कुछ करेगा। सिंध तो जो दही इलाका जिसकी हुकूमत रही है हमेशा से, ये चोर बेगैरत, इनकी हुकूमत, जाली हुकूमत सिंध में बैठी हुई है। पंजाब बोला कभी, अभी भी जाली हुकूमत है। फिर इलेक्शन कराए सिंध में तो पीपल्स पार्टी को आधी से कम सीटें मिले जो उसको आए। कोई महाजन उनको पसंद नहीं करता। वो हमेशा से शुरू से मुस्लिम लीग में रहे और फातिमा जिन्ना का साथ दिया उन्होंने। वो वाहिद था मगरबी पाकिस्तान का शहर कराची जो फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा हुआ था। तो आपके सामने चीजें हैं, तो ये सोचना पड़ेगा। आप देखें, मैंने हमेशा एमक्यूएम की मुखालफत की, लोग जानते हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन की कुछ चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता और नहीं करता हूँ। क्योंकि जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया और कायदे के खिलाफ बात की तो जाहिर है कि आप देखें कि इतने एक मुहिब्बे वतन लोग हैं महाजिर, ये वाहिद पार्टी है, ये वाहिद लोग हैं जिन्होंने अपने लीडर को, महाजिर अल्ताफ हुसैन को, इस तरह चाहते थे जैसे आज पीटीआई को, आज इमरान खान को पठान चाहते हैं। लेकिन जब उसने कहा कि जब उसने कायदम के बारे में गलत बातें की, उसी दिन महाजरों ने अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया। ये होती है मुहिब्बे वतनी, क्योंकि महाजरों के साथ भी ज्यादती हो रही है। जब ये मुल्क टूटेगा तो हिस्से बट्टे तो होंगे। बहुत ज्यादती हो रही है, मैंने बहुत इस पे बातें की हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। जो बड़ा भाई होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। हम तो आज भी चाहते, हम देखें महाजिर सबसे ज्यादा, क्योंकि महाजिरों का जो फ्यूचर है, जो उनकी शनाख्त है, उनका सूबा तो कोई नहीं है, वो तो पाकिस्तान है। जो महाजिर आए थे, जो उर्दू बोलने वाले राजस्थान से और पंजाब से होते हुए फिर सिंध में आए थे, वो सिंध में नहीं आए थे, वो पाकिस्तान में आए थे। आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। उसी तरह से जिस तरह से जिनको बिहारी कहते हैं, जो उधर चले गए थे हिंदुस्तान से उर्दू बोलने वाले, वो आज भी जंगी वहां पर उसमें रहते हैं, एक कैंपों में रहते हैं। यूएन उनको पैसे देता है, सपोर्ट करता है। बहुत ही खस्ता हालत में वो आज भी पाकिस्तान के झंडे लेके खड़े हुए हैं। इस बेगैरत फौज ने उनको लेके नहीं आया, अपने फौजी ले लिया है। तो इस तरह नहीं चलते मुल्क, इस तरह मुल्क नहीं चलते। अब ये पंजाब के ऊपर आ गया सिर्फ। अगर पंजाब के लोग खड़े होते हैं अभी इसी मतलब आज से ही या कल से ही, तो ये निपट सकते हैं, इमरान खान को जेल से निकाल सकते हैं। सबसे पहले पंजाब खड़ा हो, इमरान खान को जेल से निकाले, तोड़ दे जेलें, जेलें तोड़ दें, आप उतारें, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई कराची में जबरदस्त तरीके से, और वहां पर मशरकी पाकिस्तान में अयूब खान को रिजाइन करके भागना पड़ा। उसके पोते से पूछ लें ये बात। ये फिर याह्या खान के खिलाफ चलाई, याह्या खान को मजबूर करके इलेक्शन कराना पड़ा, वो उसमें भी कराची और बाकी फिर मशरकी पाकिस्तान कराना पड़ा, नहीं कराना पड़ा। लेकिन फिर फौज ने मुल्क तोड़ दिया। जाहिर है फौज क्या तो नहीं कर सकते, आज भी तोड़ना चाहती है वो, क्योंकि उनको तो गारंटी दी है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमको तो मिल जाएगा हिस्सा, तुम्हारा पैसे भी मिल जाएंगे, तुम्हारे पास बाहर उन्होंने असेट भी बनाए हुए इन्होंने। मैं आम फौजियों की बात नहीं कर रहा, उनको तो बेचारों को, वो तो मजलूम है, उनको तो मारा जाता है। तो ये बात है, बहुत लंबा हो गया ये। उम्मीद है आप लोग देखेंगे उसको पूरा। ये सोच के आप इसको बंद ना कर दें, जो करते हैं लोग मेरे इसको देखते हैं कि और यार 1 घंटे का कौन देखेगा, अतीक साहब ऐसी बकवास कर रहे हैं। तो भाई मेरी बकवास बंद हो जाएगी, मैं बंद हो जाएगी। अगर इमरान खान का कुछ होता है तो मैं भी कल मैं बात ही नहीं करूंगा पाकिस्तान में, आपको बताऊंगा। फिर मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो मजलूम है। हो सकता है कि अगर ये ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे,
लेकिन उन्होंने पठानों पे अगर और कुछ किया, क्योंकि वो उन्होंने साबित किया है कि वो महबूब वतन पाकिस्तान, तो अगर उनके साथ जुल्म किया, उनको मारा इन्होंने मजीद, तो अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, उन्होंने अगर आज़ादी का नारा लगाया, तो हो सकता है कि मैं उनका साथ दूं। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। आप इसको आगे देखें, पॉजिटिव ले जो मैं बातें कर रहा हूँ। चुभती हुई है, मुझे नींद नहीं आई कहीं जब से ये 24 तारीख से वाक़या हुआ है। मैं आज भी नहीं करना चाहता था, फिर मजबूर था मैं कि मैं अपनी दिल की बात करूँ आप लोगों से। मैंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए किया है काम। मैं पिटा हूँ पाकिस्तान के नाम पे। बहुत लंबी दास्तान है जो मैं शेयर नहीं करता आप लोगों के साथ। फिर बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।